हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। दिस इज गौरव श्रीवास्तव सर, फैकल्टी हेड एट गेट केमिक इंस्टीट्यूट। और आज बता के बहुत खुशी हो रही है कि हम लेक्चर नंबर 2 में एंटर कर चुके हैं ऑफ थर्मोडायनेमिक वीडियो लेक्चर सीरीज। एंड एज ऑल यू नो, 9+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 8500+ आवर्स ऑलरेडी पढ़ाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज बनानी चाहिए। सो होप आपको लेक्चर नंबर 1 बहुत ही पसंद आया होगा। और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी समरी आपको पहले हम बता देते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। देखो, कॉन्सेप्ट्स को कभी भी आप छोड़ नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं। और आप देखोगे आज इसी ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था उस पे बेस्ड गेट 2003 में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा था केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। सो इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या न्यूमेरिकल था ये। एंड देन प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक की बेसिक डेफिनेशन भी देखी, क्या होती है थर्मोडायनेमिक। हमने देखा इट इज ऑल टुगेदर बैटल बिटवीन हीट एंड वर्क, या हीट और वर्क के बीच में बैटल के बारे में बताती है। इसका मेन एम क्या है, हमने देखा था कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हीट है उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वर्क है में हम कितना इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सारी स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। देन इसके बाद से हमने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसे पढ़ने के वेज कितने हैं, अप्रोच कौन कौन से हैं। तो आपको बताया था कि एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा हमने आपको क्या बताया था, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आपने देखा था माइक्रोस्कोपिक में हर एक मॉलिक्यूल को हमें देखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है और इसलिए स्टैटिक्स की जरूरत होती है। दैट इज वाई इसकी थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं और मैक्रोस्कोपिक को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सो मैक्रोस्कोपिक की हमें जनरली पढ़ाई करनी है और आप बुक्स भी मार्केट से खरीद सकते हो जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से आती हैं या इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के नाम से आती हैं। ठीक है, आगे आपको बता दें आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम गेट का पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जूल के एक्सपेरिमेंट में, जूल पेडल का एक्सपेरिमेंट जो हमने आपको पढ़ाया था उस बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल पूछा है। एंड देन उसके बाद हम फंडामेंटल डेफिनेशन देखने वाले हैं किसकी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। और ध्यान रखना, अगर आपको मैजिक देखना है, इफ यू वांट टू सी द मैजिक एंड फील एवरी टॉपिक, नॉट ओनली टुडे, आगे जो भी हमारा सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आता है उसमें कितना भी बड़ा कोई भी टॉपिक हो, फुल न्यूमेरिकल वाला टॉपिक हो, तब भी आपको उस कॉन्सेप्ट को फील कराएंगे। सो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक बार फिर से हम यहाँ आपको पहले कॉन्सेप्ट्स के रूप में बताएंगे कि वर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसके बाद से एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी में क्या मतलब, कि जब फुल्ली कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, लाइक आपका एक लिफ्ट है, वो जा रहा था ऊपर को, सडनली ऊपर ब्रेक हो गया, वायर उसका टूट के वह नीचे को गिर रहा है, नीचे गिर गया, स्प्रिंग पे टकरा है, तो इस पूरे ही नीचे से ऊपर गया, टूटा, किसी हाइट से गया था ऊपर को, तो उसमें किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी जो फुल थी वो कंजर्व थी। ठीक है, सो इसके बारे में आपको बताएंगे। देन इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो पहले आपको दिखा दें, उसके पहले ये जान लो कि फुल लेक्चर सीरीज जो भी लेना चाहता है बच्चा, देखना चाहता है, डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो www.gatechemical.co.in पर /package/5। अगर आप इस यूआरएल को फाइंड नहीं कर पाते हो कभी, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली विजिट कर लो exams.gatechemic.com, या आप जा सकते हो www.gatechemic.com पे। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हम से आप कांटेक्ट करो। कोई भी क्वेरी है, कैरियर रिलेटेड क्वेरी है, या आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है आपका, या लेक्चर सीरीज को लेना चाहते हो, कैसी भी कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कनेक्ट अस। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आपका जो भी डाउट होगा उसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो देखो आज ये गेट का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, 2003 में पूछा हुआ है। उसके बाद से हम वर्क के बारे में देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस, और यकीन करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे सिस्टम सराउंडिंग वगैरह के बारे में भी स्टडी करेंगे, तो वो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, सिस्टम सराउंडिंग, बाउंड्री, रियल इमेजिनरी, फिक्स्ड, मूवेबल, एनवायरनमेंट, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड। ठीक है, सो अभी लेक्चर नंबर 2 में फिलहाल हम इतनी स्टडी करने वाले हैं, अगर टाइम बचा तो आगे सिस्टम को भी हम देख लेंगे। सो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गेट 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके लिए जैसा कि हमने जूल
का एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो चलो आपको हम 2 मिनट्स देते हैं आपसे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व करो इसे क्विक फास्ट, आराम से पढ़ना। जैसे हमने आपको सिखाया है, चीज़ों को पढ़ो, फॉर्मुलेट करो, डायग्राम की ज़रूरत है डायग्राम बनाओ, फिर सोचो कि यहाँ क्या हो रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये गेट 2003 में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, देखो अभी हमने केवल एक ही लेक्चर लिया और बस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें की, और आप देख सकते हो एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होने लगा। ऐसे आप देखोगे जब पूरी हमारी कहानी खत्म होगी थर्मोडायनेमिक की, एक भी पीवाईक्यू आपका नहीं बचेगा, कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस लेक्चर सीरीज को आप नॉलेज पर्पज से भी देख सकते हो। अगर आप गेट नहीं देना चाहते हो, आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तब भी आप इस लेक्चर सीरीज को देखोगे, डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, चलो सो टाइम आपका रन कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट खत्म होने वाले हैं। आराम से करो, जैसे मेरा अप्रोच रहता है उस अप्रोच को ध्यान में रखेंगे आप लोग कि सर कैसे लगाते हैं। जिस तरह से हम अपने अप्रोच को लगाते हैं, आप उस अप्रोच को पकड़ो और उस तरीके से सॉल्व करो। देखो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल फंसने वाला नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स बचे हुए हैं। फोर्टी सेकेंड्स। सॉल्व करो, बहुत आसानी से लग जाएगा, बहुत आसानी से बता रहे लगा लोगे। 20 सेकेंड्स है, घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। और कैलसी लेके बैठा करें हमेशा ही। ठीक है, जब भी लेक्चर देखते हैं टेबल पे चेयर लेके बैठे, टेबल चेयर, और साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहें साथ साथ हमारे। ठीक है, ओके, टाइम अप, टाइम अप। चलो आपको एडिशनल और 15 सेकेंड्स और दे दिया। लास्ट 5 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। ओके, सो टाइम ओवर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। सो किसके किसके आंसर आ गए भाई? राइट ऑप्शन इज बी, इट्स 34.4। जिसका आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका नहीं आया बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली लगा पाओगे। सो चलो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सो रुको, वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लें। सो देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है इन जूल्स एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो, कह रहा है जूल के एक्सपेरिमेंट में, हमने आपको पढ़ा था ना जूल पैडल एक्सपेरिमेंट, तो ये उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है कि जूल के एक्सपेरिमेंट में एक इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया गया जिसके अंदर कंटेन्स 20 किलोग्राम ऑफ वाटर, जिसमें 20 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट था इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बहुत आराम से प्रॉब्लम को लगाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, जितना आराम से लगाओगे आपका प्रॉब्लम उतना जल्दी सॉल्व होगा, और एक बार में सॉल्व होगा, गलतियां नहीं होंगी। किसी प्रॉब्लम में अगर यूनिट का मामला है तो यूनिट को काट के जरूर चेक करोगे कि यूनिट के अकॉर्डिंग आपने जो इक्वेशन लिखी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक साइड आपने कैलोरी लिख दिया, एक साइड किलो कैलोरी लिख दिया, तो ये सारी बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, सो यह एक इंसुलेटेड कंटेनर है, ध्यान दो ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है, और इसमें इन्होंने कहा है कि 20 केजी आपका वाटर इनिशियली प्रेजेंट है। चलो ठीक है, हम डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते चल रहे हैं। मास ऑफ वाटर इज गिवन एज 20 केजी। नाउ इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो इसमें आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि अगर टी आई की आप बात करो तो इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। देखो कोई भी डाउट वगैरह होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, अच्छा लगा वो भी लिखा करो, और कोई अगर डाउट है तो वो भी बता दिया करो कि सर इसमें ये चीज़ डाउट है, बता दीजिए, तो कभी उसका भी अलग से एक लेक्चर बना के आपको बता देंगे। ठीक है, बट उम्मीद है कि इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी डाउट आपके बच ही नहीं सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो कह रहा है इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अब कह रहा है इट इज स्टिर्ड बाय एन एजिटेटर, इसे एक एजिटेटर की मदद से स्टिर किया जा रहा है। दैट्स ग्रेट, लगा दिया एजिटेटर। विच इज मेड टू टर्न बाय ए स्लोली फॉलिंग बॉडी, जिसको टर्न कैसे करा रहे हैं, स्लोली फॉलिंग बॉडी के थ्रू। देखो इन शब्दों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने जूल पैडल एक्सपेरिमेंट मेरा देखा है और अगर आपने उसकी स्टडी की है तो अब आप समझ सकते हो कि ये साहब क्या कहना चाहते हैं। देखा आपने कॉन्सेप्ट का जादू, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है,
आप अगर जूल पेडल एक्सपेरिमेंट नहीं देखते सो डेफिनेटली आप नहीं बता पाते, नहीं समझ पाते कि ये कैसे टर्न हो रहा है, विच इज़ मेड टू टर्न बाय ए स्लोली फॉलिंग बॉडी। भाई यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे आपने धागे के रूप में यहाँ पे एक रस्सी के थ्रू इसके बांध दिया, और अब जैसे जैसे ये नीचे को आएगा रस्सी से आपकी रोटेट करेगी, स्टीयर रोटेट होगा। और फिर कह रहा है इस बॉडी का वेट इन्होंने दे दिया है, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉडीज वेट इज 40 kg। इस बॉडी का वेट देखो कितना दे रहा है, वेइंग 40 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। दैट्स ग्रेट। कह रहा है प्रोसेस इज रिपीटेड 500 टाइम्स। इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार, कितनी बार, 400 टाइम्स। याद करो उस समय भी हमने आपको जब कैलकुलेशन कराया था तो n टाइम्स क्या है कि हमने कराया था, ठीक है। अब कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसने जी की वैल्यू भी दे रखी है, z is given as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है निग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द एजिटेटर। क्यों कह दिया, क्योंकि एजिटेटर अंदर गया है, तो इसके कहने का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करा के वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वर्क यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा का सारा अंदर जो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा वो केवल इस वाटर में होगा, वो केवल इस वाटर में होगा। आपका ये जो स्टीरर है, एजिटेटर है, या कोई भी हीट नहीं लेगा। तो कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है फाइनली इसका क्या टेम्परेचर हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएफ हियर इन डिग्री सेल्सियस, हाउ मच डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका प्रॉब्लम था। चलो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, इट्स वेरी वेरी ईजी। तो देखो ध्यान दो, और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको दिखाया था और बताया था कि वर्क और हीट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के रूप में आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ हमने आपको वो ये भी बताया था कि जो वर्क आप दे रहे थे फ्लूइड को, जो आप फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहे थे, वह फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही थी एज अ इंटरनल एनर्जी। सो वर्क कैसे जा रहा था, एज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने आपको ये बताया था कि इंटरनल एनर्जी मीटर आपके पास कोई नहीं है, कभी भी इंटरनल एनर्जी की आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, और आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। क्यों नहीं है, वाई, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा ही चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की बातें करते हैं। सो एज फॉर जो भी हमने परफॉर्म किया, जो भी यहाँ दिया हमने, एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर, इससे आप इसके इक्वल कर सकते हो, ठीक है। सो वर्क कितना आपने परफॉर्म किया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, mgh। h क्या है, s2 - s1, हाइट का जो डिफरेंस ऑर्डर करें दैट इज गिवन एज 4 मीटर। यहाँ पे आपका हाइट कितना गिवन है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, h इज 4 मीटर। और इस प्रोसेस को कितने बार रिपीट कर रहे हो, n टाइम्स, 400 टाइम्स, तो इसके पहले आप n भी लिख दो, ओके। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो भाई, ये सब किसके लिए था, ये सब आपका बॉडी के लिए था, बॉडी। और अब क्या हो जाएगा, वाटर, मास ऑफ वाटर, Cp of water, water final temperature, water initial temperature, that's it, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यूनिट। जब आप लिखोगे तो यूनिट को बिना लिखे हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है, 400, ओके, हमने 400 लिख दिया। इसकी कोई यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। मास कितना है, हाउ मच गिवन इज 40 kg, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40 kg, दैट्स ग्रेट, 40 क्या kg। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी गिवन है, तो जो गिवन है वही लोगे, अपनी साइज से नहीं लोगे। सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच इज गिवन एज 4 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ओके, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ देख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे आप क्या कहते हो, इट इज नोन एज न्यूटन, इसे न्यूटन कहते हो। और न्यूटन मीटर को आप क्या कहते हो, जूल, क्या कहते हो, जूल। यानी कि एलएचएस की यूनिट क्या है आपकी, जूल। एलएचएस की यूनिट क्या है, जूल, तो आरएचएस की यूनिट भी जूल होनी चाहिए, ठीक है। So mass of water how much, this is given as 20 क्या kg। What is the value of Cp, तो Cp यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, और देखो जो भी हम कहते हैं बच्चे गलती करते हैं, वो ऑलरेडी बच्चे हमसे डिस्कस किए होते हैं कि सर ये आंसर हमारा नहीं आ रहा है, उनकी कॉपी हम चेक करते हैं, देखते हैं अधिकतर मोस्ट केसेस में यही गलतियां मिलती है, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। Cp ऑफ वाटर बच्चा जल्दी जल्दी में लिख देता है 4.186, एग्जैक्टली आओगे तो 4.1868, नो प्रॉब्लम। अब इसकी यूनिट मेन है, बच्चा इसको गलती से जूल पर मोल या जूल पर केजी, जूल पर केजी, ये केजी में होता है, जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो, लिखता है, ठीक है, ओके। सो ये जूल होता है नहीं, ये आपका किलो जूल होता है। और यहाँ जैसा कि आपने लिखा एलएचएस में जूल आया है, तो डेफिनेटली इस समय जो सीपी की वैल्यू आप यूज करने वाले हो 41868 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये आप यूज करने वाले हो,
ठीक है। सो ये गलतियां अगर नहीं करोगे सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप गेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जामिनेशन में जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट रहोगे, आपके पास होने के, अच्छा रैंक लाने का उतना ज़्यादा चांस होता है। यकीन मानो मोस्ट ऑफ द बच्चा अपनी एक्यूरेसी का 50% भी एग्जाम में नहीं दे पाता है। तो हमें साथ साथ नॉलेज के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है 4186.8 जो है यूनिट के साथ लिखोगे तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएफ? टीएफ हमको नहीं पता है, बट टीआई इज गिवन एज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया डिग्री सेल्सियस? क्या बात, मजा आ गया भैया। एलएचएस की यूनिट भी जूल और आरएचएस की यूनिट भी जूल। और जैसे ही आपने जूल जूल लिख दिया, ओके, अब आप देख सकते हो। नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन सी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है, इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक ही अननोन है, वो क्या है? टीएफ। नाउ यू हैव वन एक्सप्रेशन एंड वन अननोन। सो होप इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सॉल्व करो जरा, जिसका नहीं आया था सॉल्व करो। कोई भी चीज़ देख के लिखी नहीं जाती है, एट द सेम टाइम इसे सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ टीएफ। क्या वैल्यू आ रही है इस टीएफ की? ये आपका जो अननोन है, इस टीएफ की वैल्यू क्या आ रही है? चलो हमें जल्दी से बताओ। टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएफ हियर? भाई ये पूरा मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो और उसमें 25 ऐड कर दो, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग आपका आएगा डिवाइड करने के बाद, और यानी कि 25 और 9 34, आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 34.4। और टीएफ डिग्री सेल्सियस में, क्यों? क्योंकि टीआई आपने दिया था डिग्री सेल्सियस में। सो विच वन इज करेक्ट है कहीं? या मजा आ गया भैया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी और आपने देखा कॉन्सेप्ट्स की ताकत। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स में डार्कनेस नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी क्वेरी हो, किसी भी लेवल की क्वेरी हो, आप सारी की सारी क्वेरी ले सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो सो टाइम को बिना लॉस किए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नोट डाउन कर लो। ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क के बारे में एंड देन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था जब थर्मोडायनेमिक्स, तो हमने आपको क्या बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स यह दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मोडायनेमिक्स। और फिर हमने बताया था थर्मी और डायनेमिक्स ग्रीक लेटर से आया है। और फिर हमने कहा था ये जो आपका डायनेमिक्स का अर्थ होता है, ये होता है मोशन, एनीथिंग इन मोशन। और फिर हमने आपको बताया था मोशन, अगर आप कोई भी बॉडी चाहते हो मोशन में रहे, सो विदाउट वर्क, आप बिना वर्क किए किसी भी चीज को मूव नहीं कर सकते हो। सो विदाउट वर्क वी कांट मूव एनीथिंग, वी कांट मूव एनीथिंग। बिना वर्क किए आप किसी चीज को मूव नहीं कर सकते हो। विदाउट वर्क वी कांट मूव एनीथिंग। सो यहाँ पे आप इसी को सिनोनिम फॉर्म में देके वर्क को डिफाइन कर सकते हो बहुत ईजिली। तो चलो वर्क को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब वर्क क्या है? सिंपली आप इसे ऐसे कह सकते हो कि वर्क इज परफॉर्म, जब भी किसी बॉडी को फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया जाता है तो कुछ वर्क को परफॉर्म करना पड़ता है। सो यहाँ क्या लिख सकते हो? वर्क इज परफॉर्म, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दे लो सभी लोग, कॉपी पे नोट कर लो, नोट डाउन करते रहो। वर्क इज परफॉर्म, work is performed whenever a force acts through a distance। और इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम अभी आगे आपको बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो हियर और दिस इज रिटन एज dw। सो dw क्या होगा? f इंटू डी एल। अब देखो ये f क्या है? व्हाट इज दिस f? ये f क्या है? दिस इज कंपोनेंट ऑफ force acting along the line of displacement d। अब आपको आगे बताएंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है और इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में किस तरह से लेते हैं। फिलहाल अभी फंडामेंटल डेफिनेशन में हम इतना जान लें कि जब हम वर्क करना होता है, सो विदाउट वर्क वी कांट मूव एनीथिंग। तो जब भी कुछ मूव करना होता है तो उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। और उस वर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उससे कितना डिस्प्लेसमेंट तक भेजने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ा, इसका मल्टीप्लीकेशन ही बताता है क्या कि कितना वर्क हमने डन किया। इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, और न्यूटन मीटर को ही आप कहते हो जूल।
तो ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। आगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हम ये भी देखेंगे, बताएंगे आपको किस तरह इस वर्क को आप पीडीवी के फॉर्म में डिफाइन करते हो या वीडीपी के फॉर्म में लिखते हो। सो उसके लिए आपका ये फंडामेंटल डेफिनेशन है, उस समय आपको याद दिलाएंगे कि जैसा कि हमने आपको बताया DW इक्वल्स टू FDL होता है। सो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ही जरूरी हैं। तो फिलहाल आई थिंक होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या होता है वर्क, ठीक है। विदाउट वर्क वी कांट मूव एनीथिंग। तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स और जो भी आपका मूवमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, उसके मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, वर्क, जिसकी यूनिट आपकी होती है जूल, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको जैसे कि हमने बताया था, ट्रांसलेशनल की हम बातें यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मोनोटोमिक गैसेस के फॉर्म में हम बात करेंगे तो मोनोटोमिक गैसेस में उनकी स्पिन, एटम्स की स्पिन के भी होती है और उनके वाइब्रेशन की भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस वजह से वहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होती है वैल्यूज। बट यहाँ कुछ बॉडीज की बात करें तो बॉडीज आपके बड़े बड़े सॉलिड बॉडीज हैं, तो यहाँ केवल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो बॉडी खुद रोटेट वगैरह नहीं कर रही, ठीक है। सो इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बता दें, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे लॉर्ड कैल्विन ने। कुछ याद आ रहा है आपको? लॉर्ड कैल्विन, वही विलियम थॉमसन जिन्होंने जूल के साथ मिलकर जूल थॉमसन इफेक्ट दिया था। इन्होंने जूल के साथ मिलकर जूल थॉमसन इफेक्ट दिया था, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाले, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो विलियम थॉमसन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था 1856 में, और आपको ये भी याद होगा कि 1854 में यही थे लॉर्ड कैल्विन जिन्होंने इससे 2 साल पहले आपका टर्म दिया था थर्मोडायनामिक, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा बहुत छोटी सी बात की, भाई देखो इन्होंने कैसे बताया काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने कहा ये वर्क का जो फॉर्मूला है इसको कंबाइन कर दो किसके साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। इन्होंने इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंबाइन कर दिया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इन्होंने क्या कैलकुलेशन किया, कैसे किया कैलकुलेशन, हम आपको दिखाते हैं, वेट अ मिनट। देखो यहाँ पे DW इक्वल्स टू क्या है, DW इक्वल्स टू है FDL, दैट्स ग्रेट। इसे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F इज नथिंग बट MAdl। और एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो इसे आप लिख सकते हो du/dt, जहाँ du चेंज इन वेलोसिटी है, dt टाइम, एंड मल्टीप्लाइड बाय dl। अगर फर्दर इसे हम ऐसे लिख दें mdl/dt इंटू du, तो आप देख सकते हो ये mdl/dt क्या है, ये mdl/dt क्या है, में dl/dt क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है। सो mu/du। फर्दर आप इसे इंटीग्रेट कर दो, जब कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं किए तो वर्क क्या है, हमने बताया था एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी ही आपकी वर्क इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो उस समय वेलोसिटी इसकी कुछ नहीं थी, जीरो थी, बट आपने जब यहाँ पे एनर्जी के रूप में ई के काइनेटिक एनर्जी दे दी, उसे परफॉर्म किया, तो वह आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गई और उसकी वेलोसिटी कुछ यू हो गई। तो यू का क्या होता है इंटीग्रेशन, u²/2, अपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लोअर पे तो जीरो हो जाएगा, तो u²/2, तो mu²/2। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, we can write as kinetic energy becomes equals to half mu²। यही आप कहते हो kinetic energy half mv² होता है, half mv² होता है, यही होता है kinetic energy equals to half mu², ठीक है। जनरली u इनिशियल v फाइनल के लिए कहते हैं, इसलिए half mv² के फॉर्म में से हम कहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो E के इक्वल्स टू half mu², दैट्स ग्रेट। और काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो इसकी भी यूनिट आप देखोगे तो एनर्जी की यूनिट आएगी कैसे, ये m मास इज kg, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, अगेन मीटर पर सेकेंड, तो देख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन, एंड न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। सो सीधी सी बात है, आना ही जूल है, क्योंकि हम इसको लेके चले ही थे FDL से, तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, यूनिट चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो, सो इसे नोट डाउन कर लो। ये क्या थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात हमेशा ही याद रखना कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो इसके लिए आपको वह रेफरेंस पॉइंट डिफाइन जरूर करना पड़ता है कि किस रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट आप ले रहे हो, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। उस रेफरेंस पॉइंट को आप जनरली जीरो मान लेते हो, ठीक है। सो सपोज करो इस रेफरेंस पॉइंट को हमने मान लिया कुछ हाइट h1, और मे बी h1 बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, नो प्रॉब्लम। सो इस रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट अगर किसी बॉडी जिसका मास m था, कुछ
एच हाइट ऊपर उठाया गया है, यानी कि अब हमारा फाइनल इसकी हाइट क्या है, एस टू इज नथिंग बट एच। ठीक है, सो इस समय सीधी सी बात है, इसके ऊपर जो ऊपर से नीचे की तरफ, जो फोर्स वर्क यहाँ कर रहा होगा, जो फोर्स वर्क आपका कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, डेफिनेटली यहाँ से नीचे को क्या वर्क कर रहा होगा, एम जी। सो डेफिनेटली इस समय आपका एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ भी वर्क कर रहा है, वो क्या है, वो है आपका एम जी। उसके बराबर, किसके बराबर है, एम जी के बराबर। ठीक है, और इसे हाइट एच तक अगर उठाना है तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको यहाँ हम कैलकुलेशन के द्वारा बताते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड क्या है, आपके यहाँ फोर्स जो वर्क हो रहा है इसके ऊपर, एम जी। और फिर वही कहानी जो आपने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी एल, और यहाँ पे फोर्स करना पड़ रहा है हमें, एम जी लगाना पड़ रहा है, और इसे कितना, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करना है, h1 हाइट पे था, h1 से h2 पे ले जाना है। ठीक है, और इसके लिए क्या आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, जो इसके अंदर स्टोर हो गई, जो भी आपने यहाँ परफॉर्म करना पड़ रहा है इसको यहाँ पे लगातार स्टैटिक रखने के लिए, तो वही क्या है आपकी, वही इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो इस समय शुरुआत में जब यहाँ था, अगर इसे रेफरेंस पॉइंट आपने माना है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर 0 है, और बाद में सपोज कर लो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ ईपी हो गई, तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ईपी, एंड ईपी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एम जी S2 माइनस एच वन। और यहाँ आप देख रहे हो S2 माइनस एच वन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2 माइनस एच वन, इट इज एच। दैट इज वाई आप पोटेंशियल एनर्जी कह देते हो क्या होती है, एम जी एच। और ध्यान रहे ये हमेशा ही एक रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। सो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आज के लेक्चर को, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने सबसे पहले गेट 2003 का न्यूमेरिकल लगाया, होप ये आप सबको क्लियर होगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो जूल के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था, जूल पेडल एक्सपेरिमेंट। वर्क के बारे में हमने जाना, वर्क क्या होता है, यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी। यहाँ भी अगर आप यूनिट अगर कहें, यहाँ अगर यूनिट निकालने को कह दें तो यूनिट आप फिर भी यहाँ दिखा सकते हो, एम की वैल्यू क्या है, यूनिट किलोग्राम, व्हाट इज जी, इट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज एच, इट्स मीटर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन, सो न्यूटन मीटर इज जूल। बार बार यूनिट के ऊपर हमें क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट ही है जो आपकी एक्यूरेसी को अच्छा कर सकती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में गेट के या कहीं भी किसी भी एग्जाम में जो आसान न्यूमेरिकल होते हैं ना, उसमें यूनिट में ले जाके फंसा देता है, तो आपको यूनिट का खास ध्यान रखना है। ठीक है, खुद सोचो कि सर क्यों बार बार यूनिट 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 के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो, सो काइनेटिक एनर्जी भी हमने देखी, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स ग्रेट। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लगाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड किस पे है, इस न्यूमेरिकल ये किस पे बेस्ड है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है। इसके बाद बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ऐसे डार्कनेस हट जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिससे आपकी जो सोच है वो साइंटिफिक हो जाएगी। अब आपकी सोच क्या हो जाएगी, साइंटिफिक। आप खुद भी सोचने लगोगे कि हाँ यार, जो एप्लीकेशन, जो रियलिटी में हमारा काम हो रहा है यहाँ पे वहाँ पे, तो इसमें क्या हम किस तरह से बैलेंस ले सकते हैं और हो क्या रहा है। जब आप ऐसा सोचने लगोगे, डेफिनेटली हर एक कॉन्सेप्ट को आप फील करने लगोगे। ठीक है, तो देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। एक केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का न्यूमेरिकल है, जिसमें एक एलिवेटर, एक लिफ्ट मान सकते हो, जो ऊपर को जा रही थी, ऊपर जाते जाते टूट गई, टूट के नीचे को गिरी, और नीचे एक स्प्रिंग ने उसे कैच कर लिया। सो कुछ टर्म्स हैं, कुछ प्रॉब्लम पूछी गई है, तो इसे हम आपको पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय दे रहे हैं। इसे आराम से आप पढ़ लो और देखो, समझो कि इस प्रॉब्लम में कह क्या रहा है। ठीक है, 2 मिनट के बाद से फिर इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आराम से देख लो, पढ़ लो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जल्दी, क्विक, फास्ट, मेक इट क्विक। यू हैव 75 सेकेंड्स लेफ्ट। आराम से पढ़ो और इसको फॉर्मुलेट करो, जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, न्यूमेरिकल जो भी होता है उसको कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। जब फिगर ड्रॉ करते हो ना, तो आप उसे फील करना स्टार्ट कर दिए। जब आप न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल, उसका फिगर ड्रॉ करना सीख गए ना, मतलब आप उसे अब फील कर रहे हो। तो आप उसे फील करो और फील करके देखो
कि क्या है, क्या कहना चाहता है प्रॉब्लम में। बहुत इजी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो जल्दी 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 क्विक सॉल्व करो। अगर अच्छे से लगाए होगे तो एक आध सॉल्व भी हो गया होगा आपका। 30 more seconds। न्यूमेरिकल देखते सोचो लगेगा कैसे नहीं, बिल्कुल लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। लगाना नहीं, नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, बस हम चाहते हैं पढ़ के समझ लो क्या कहना चाहता है, न्यूमेरिकल में क्या क्या रहा है ये आप समझ लो केवल। ओके, टाइम अप। तो होप आपने समझ लिया होगा, नहीं समझे हो तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या मतलब है हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान दो इधर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो देखो ध्यान दो, कह रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो यहाँ साइड में देख लो पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें फ्रिक्शन के टर्म्स को जीरो मान लिया जाता है, और जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी है, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी आपकी फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो उसमें हमेशा ही सम ऑफ, या कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका सम हमेशा ही आपका जीरो के बराबर होता है। मीन्स एक एनर्जी जितनी बढ़ेगी दूसरी उतनी ही घटेगी, और यही है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं। आप देखोगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओपन सिस्टम पे फ्लो प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स, तो देखोगे वहाँ किस तरह से इस टर्म को हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं है कि आप उसे मिस कर सकते हो या छोड़ सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स को देखोगे तो डेफिनेटली जैसे हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपकी भी डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी देते हैं। ठीक है, सो चलो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को फॉर्मुलेट हम लोग करते हैं। और यहाँ कह रहा है इन ए केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोई एक केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर लें इसका। ओके, सो एक केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें एक एलिवेटर है जिसका मास 2000 केजी है। एलिवेटर का मास कितना है, 2000 केजी। रेस्ट, वो आराम कर रहा है, रेस्ट में है एट ए लेवल 10 मीटर अबव द बेस ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट के बेस से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, चलो इसे हम लोग फॉर्मुलेट भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, साथ साथ फॉर्मुलेट करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा एलिवेटर, ये हमारा पोजीशन नंबर 1 है, दिस इज पोजीशन नंबर 1, केस 1, ऑपरेशन 1। सो इसमें क्या है, ये हमारा सपोज करो वो बेस, शाफ्ट का बेस है, दिस इज बेस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी ये लिफ्ट जो आपका है वो सपोज करो कुछ यहाँ पर अभी है, ठीक है, ये यहाँ पे, और इसका मास आपको कह दिया है 2000 केजी, 2000 केजी, दैट्स ग्रेट। और ये आपका कितनी हाइट पर है, ये आपका 10 मीटर पर है, 10 मीटर। ठीक है, देखो देख सकते हो 2000 किलोग्राम रेस्ट एट ए लेवल 10 मीटर अबव द बेस ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट। यानी कि ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस डायग्राम को अगर देखो तो ये क्या है, दिस इज बेस ऑफ एलिवेटर शाफ्ट। ये क्या है, दिस इज बेस ऑफ एलिवेटर शाफ्ट, ये एलिवेटर शाफ्ट का आपका बेस है। ओके, अब यहाँ फिर क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन में, इट इज रेज्ड बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। अब कह रहा है सराउंडिंग से इसके ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है, और उस वर्क को करके 100 मीटर इससे ऊपर कर दिया जा रहा है, अबव कहाँ से, बेस ऑफ द शाफ्ट। तो 10 मीटर से 100 मीटर ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं भाई, बेस से पहले 10 मीटर ऊंचा था, अब बेस से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इसको कितना और ऊंचाई पर ले गया, 90 मीटर। कितना, 90 मीटर। ठीक है, चलो तो यहाँ इनका हम ले लेते हैं केस बी। वेट,
केस बी। सो केस बी क्या कह रहा है? केस बी में इन्होंने कहा है कि इसी प्रोसेस को आगे हम बढ़ा रहे हैं और अब इसे लेके हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, केस 1 एंड केस 2, केस 1 केस 2। और अब वही सेम वही बॉडी वही मास है, मास वही आपका 2000 केजी, बट नाउ अब ये किस हाइट तक आ गया है? अब ये आपका बेस ऑफ एलिवेटर से कितनी हाइट पर है? अब ये आपका 100 मीटर हाइट पर है। ओके, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। ओके, एंड नाउ फिर क्या कह रहा है आगे? 100 meter, it is raised by doing some work on it 100 meter above the base of the shaft where the cable holding it suddenly breaks। जिस केबल ने उसको पकड़ के रखा था वो सडनली टूट गया जब उस हाइट तक ये केबल। अब क्या हो रहा है इससे? नाउ द एलिवेटर फॉल्स फ्रीली, अब वह तेजी से नीचे को गिरने लगा टू द बेस ऑफ द सॉफ्ट, सॉफ्ट के बेस की तरफ, एंड स्ट्राइक से स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, और एक नीचे बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग था उसको ये जाके स्ट्राइक किया। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे नीचे एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लगी हुई है, नीचे क्या लगी हुई है? एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग। और अब वापस से जब ये आ रहा है तो अब ये आ गया है पूरा कहाँ तक? पूरा नीचे तक आ गया और अब इसने इस स्प्रिंग को हिट किया है। सो डेफिनेटली इस समय हाइट जब से पूछा जाए तो यहाँ क्या आ रहा है? 0। वही आपका सेम वही मास है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर केस नंबर 3, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? विच वॉज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एलिवेटर फॉर सेफ्टी पर्पज, जो स्प्रिंग आपका नीचे प्रेजेंट है कि उसे होल्ड कर ले, ठीक है, सेफ्टी पर्पज के लिए। फिर कह रहा था स्प्रिंग इज डिजाइन, स्प्रिंग को ऐसा डिजाइन किया गया है टू ब्रिंग द एलिवेटर टू रेस्ट, ताकि वो एलिवेटर को गिरते उसे रेस्ट में लेता है बाय मीन्स ऑफ ए कैच एलिमेंट। जैसे आप कैच लेते हो ना, कैच, सेम उसी तरीके से भाई कैच लिया फिर आपका ऐसे हो गया। टू होल्ड द एलिवेटर एट द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेशन, स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो सकता है वहां तक। और फिर कह रहा है एज्यूमिंग इंटायर प्रोसेस टू बी फ्रिक्शनलेस, पूरे ही प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस मान लीजिए। एंड निगलेक्ट स्प्रिंग कंप्रेशन हाइट, मतलब जो आपका स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो रहा है थोड़ा, उसे आप निगलेक्ट कर दीजिए बिकॉज ये बहुत ही हार्ड स्प्रिंग है और बहुत ही कम हाइट तक, भाई जो आपका 100 मीटर है उसके करस्पॉन्डिंग जाओगे तो कुछ सेंटीमीटर्स में आएगा, तो इसलिए कहा इसने आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। और जी की वैल्यू इन्होंने क्या दिया? टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जी की वैल्यू क्या दे दी है? जी इन्होंने दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब ये हमसे कह रहे हैं कि नाउ प्लीज कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इन इट्स इनिशियल पोजीशन रिलेटिव टू द बेस ऑफ द सॉफ्ट। बेस के सॉफ्ट से इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी? इसकी पोजीशन थी 10 मीटर अबव द, 10 मीटर थी अबव। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है द वर्क डन इन रेजिंग द एलिवेटर, इसे 10 मीटर से 100 मीटर तक जब आप ले गए तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ा। देन आपका थर्ड वन क्या पूछ रहा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इन इट्स हाईएस्ट पोजीशन रिलेटिव टू द बेस ऑफ द सॉफ्ट। पोटेंशियल एनर्जी जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन क्या थी? 100 मीटर पे है उस समय क्या है। फिर पूछा था पोटेंशियल एनर्जी द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द स्प्रिंग, जब ये स्प्रिंग को स्ट्राइक करने वाला था तो उस समय इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या थी। ठीक है, फिर कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, फिर कह रहा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप हमको बताइए कि क्या है उसके अंदर। फिर कहता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिवेटर एंड स्प्रिंग। अब देखो आगे के लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम। जैसे इसने यहाँ कह दिया, इसने सिस्टम को क्या डिफाइन किया है? व्हाट इज सिस्टम हियर? सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिवेटर एंड स्प्रिंग। यहाँ हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर है? एलिवेटर और स्प्रिंग के ऊपर। तो हम यहाँ एलिवेटर और स्प्रिंग को देख रहे हैं, तो एलिवेटर और स्प्रिंग मिला के क्या हो गया हमारा? ये पूरा सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आपको बताएंगे सिस्टम क्या होता है, अभी बस अब इतना जान लो, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो सिस्टम होता है और उसके अलावा सब कुछ सराउंडिंग होता है, और वो जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं, किस तरह उसे डिफाइन किया जाता है, कंट्रोल मास कब उसे कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कब उसे कहते हैं, देन स्टेशनरी बाउंड्री कब होती है, फिक्स्ड जिसे कहते हो, या मूवेबल कब होती है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हम देखेंगे। इमेजनरी बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, इंसुलेटेड, आइसोलेटेड, एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, यूनिवर्स क्या होता है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं। फिलहाल अभी यहाँ एक चीज़ देख चुके हैं कि इसने सिस्टम को यहाँ नाम ले लिया है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिवेटर एंड स्प्रिंग, यानी कि एलिवेटर और स्प्रिंग मिला के हमारे यहाँ सिस्टम कह रहा है, क्योंकि हमारी पूरी स्टडी फोकस्ड है किस पे? एलिवेटर एंड स्प्रिंग पे।
सो होप ये नेक्स्ट लेक्चर में भी आपकी हेल्प करेगा। अब कह रहा है रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, तो कुल इस सिस्टम की एनर्जी क्या थी जब यह अपनी मैक्सिमम हाइट पर था। फिर कह रहा है व्हेन द एलिवेटर रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, जब एलिवेटर अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। फिर पूछ रहा है जस्ट बिफोर द एलिवेटर स्ट्राइक्स द स्प्रिंग, जब इसने स्प्रिंग को स्ट्राइक करने गया उस समय। फिर कह रहा है आफ्टर द एलिवेटर हैज कम टू रेस्ट, जब एलिवेटर आपका, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट रहा होगा यहाँ पे, तो ये इसके आगे बता देने क्या लिखा है। ये लिखा है व्हेन द एलिवेटर रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, और ये लिखा है आफ्टर द एलिवेटर हैज कम टू रेस्ट, आफ्टर द एलिवेटर हैज कम टू रेस्ट। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं। कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इन इट्स इनिशियल पोजीशन रिलेटिव टू द बेस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, सो चलो सॉल्व करते हैं इसे। बहुत इजी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इजी। ओके, सो फर्स्ट वन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन केस नंबर 1, केस नंबर 1 PE1। सो PE1 क्या होगा, डेफिनेटली mg(h1), और h1 की वैल्यू क्या है, दिस इज योर h1, दिस इज योर h2 एंड दिस इज योर h3, दिस इज 0। ठीक है, सो mg(h1), व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, मास कितना है 2000 किलोग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g हियर, g आपका गिवन है प्रॉब्लम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। और h1 कितना है, इट्स 10 मीटर। So after solving you get 2,000,000 मीन्स कह सकते हो 2 लाख किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन कहते हो और न्यूटन मीटर को जूल कहते हो, यानी कि 2 लाख जूल। दिस इज योर आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 आ गया, देखो कितना आसान है। और देखो ये कॉन्सेप्ट्स ही हम आगे भी यूज करने वाले हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को भी, तो इन्हें हल्के मत लेना, बहुत ही डिटेल में ये कॉन्सेप्ट्स को आपको लेके जाएंगे हम। ठीक है, देन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है द वर्क डन इन रेजिंग द एलिवेटर, वर्क डन कितना करना पड़ा इस एलिवेटर को रेज करने के लिए। ठीक है, सो चलो यहाँ देखो भाई, हमने आपको बताया ना कि वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, हमने आपको बताया ना वर्क डन हमने कहा फोर्स कितना लगा रहे हो इनटू डी, फोर्स इंटू डी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना करना पड़ा वर्क डन, जब कुछ भी वर्क डन नहीं था, जब कुछ भी आपका वर्क डन नहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका बेस ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट से क्या था, कैन यू टेल मी हाउ मच, ये कितना था आपका, 0 था, नहीं, ये आपका था कितना, दिस इज h1 दैट इज 10 मीटर। और फिर इसे हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, S2 तक। तो यहाँ ये गलती मत करना 0 लिखने की। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे मिस मत करना। तब कुछ वर्क डन W करना पड़ा, सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख सकते हो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट mg, और ये क्या आ जाएगा, S2 माइनस h1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज अगेन 2000 kg and value of z it's 10 meter per second square, and S2 is 100 meter, this is your S2 is 100 meter and minus H1 is 10 meter। यूनिट देख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर जूल। इसे जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट W becomes equals to 2000, ये क्या आ रहा है, ये देखो आ रहा है 2000 गुणे 10 गुणे 90 90, और क्या है जूल, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, और 18 के आगे 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 मीन्स 18 लाख जूल, 18 लाख जूल। सो दिस इज योर वर्क डन। ओके, दैट्स ग्रेट। सो होप पहले दोनों पार्ट आपके क्लियर होंगे। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इन इट्स हाईएस्ट पोजीशन रिलेटिव टू द बेस ऑफ द शाफ्ट। तो हाईएस्ट पोजीशन पे क्या था उसका, दैट इज S2 दैट इज 100 मीटर। हाईएस्ट पोजीशन पे क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बेस ऑफ द शाफ्ट, बेस ऑफ द शाफ्ट का क्या 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 मतलब है आपका, 0 से रिलेटेड। तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो भैया पार्ट नंबर 3 भी देख लो, इसका पार्ट नंबर 3 देख लो भाई। सो पार्ट नंबर 3 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है कब, इन केस नंबर 2। देख सकते हो इस डायग्राम में इसको हमने केस नंबर 2 कह दिया है। सो कितनी पोटेंशियल एनर्जी और किसके अगेंस्ट, बेस ऑफ द एलिवेटर शाफ्ट, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू दिस S3, जैसे 0 बेस ऑफ द शाफ्ट को क्या माने हो आप, 0 माने। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 एंड रिलेटिव टू, यहाँ ये लिखना बहुत जरूरी है, रिलेटिव टू बेस ऑफ शाफ्ट।
क्योंकि यहीं पे अगर ये कह देता कि 10 मीटर के अगेंस्ट, तो यही आपका आंसर फिर से चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव के फॉर्म में आप निकालते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी और एच टू माइनस एच थ्री, क्योंकि एच थ्री के आप करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, रिलेटिव पॉइंट क्या है जिसके रिलेटिव आप ले रहे हो, एच थ्री। So this m is given as 2000 kilogram, this g is given as 10 meter per second square, and s2 is 100 meter, s3 is 0 meter. Kilogram meter per second square joule, joule kilogram meter per second न्यूटन, न्यूटन मीटर जूल। so ये क्या आ जाएगा आपका 20000000 जूल, मीन्स 20 लाख जूल। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, यहाँ जो आप वर्क डन कर रहे हो ना, वर्क डन जैसे कि हमने आपको बताया ना पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन में, उसे किसी हाइट तक ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, जितनी हाइट तक ले जाते हो। तो आप यहाँ इस वर्क डन को ऐसे भी निकाल सकते हो, जो हमारा पार्ट 2 था इसका, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस समय और क्या थी इसके अंदर पहले, इसके अंदर पहले। ठीक है, तो अभी कितनी है, अभी आपकी 20 लाख, पहले कितनी थी आपकी 2 लाख, पहले कितनी थी 2 लाख। सो आप यहाँ से भी देख सकते हो क्या आ जाएगा आपका 18 लाख। सो जो आपने अभी ये पार्ट 2 लगाया था, पार्ट 2, उसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो पार्ट 2 का आंसर क्या आया था 18 लाख जूल। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट कह रहा था वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर। कह रहा है द वेलोसिटी and kinetic energy of the elevator just before it strikes the spring, जब ये स्प्रिंग को स्ट्राइक करने वाला था। ओके ग्रेट। सो चलो इसका पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 देखो, जैसा कि हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और हमने कहा कि जब भी आपका बॉडी अभी फॉल कर रही है, तो कभी भी किसी भी समय आपकी उस फ्री फॉलिंग बॉडी में जो भी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका सम आपका 0 होगा। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे हो, कहाँ से कहाँ तक देखना है, जब ये बॉडी स्ट्राइक करने वाली थी, यानी कि यह थर्ड वाला पॉइंट, जब ये बॉडी स्ट्राइक करने वाली थी, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग टोटल आपका मैक्सिमम हाइट क्या थी, जिस S2। तो हम ये S2 और S3 में रिलेशन ले लेते हैं भाई। टोटल आपका मैक्स हाइट क्या थी, मैक्स जहाँ से ये वापस गिरना स्टार्ट किया नीचे को, दैट इज 100 मीटर, और 100 मीटर से गिरते हुए कहाँ तक आया, जब आपका 0 मीटर रिमेनिंग रह गया, मीन्स ये आके टच कर दिया इस स्प्रिंग को, ये आके क्या हो गया, इस स्प्रिंग को टच कर दिया। सो सी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा उस समय, सीधी सी बात है, आप कह सकते हो EP एट पोजीशन 3 माइनस EP एट पोजीशन नंबर 1 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी आपकी है, E के भी लिख सकते हो, या के काइनेटिक एनर्जी एट 0.3 एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0.1। नो आप इसमें देख सकते हो कि जब ये बॉडी टॉप पे गई और वहाँ पे फिर ये रुकी होगी, तभी ये वापस से बॉटम में गिरने लगी। सो जब ये टॉप में बॉडी पहुँच गई थी, कहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड माना है आपने, तो ये 2 लिखो, आपने फर्स्ट तो इसे माना था ना 10 मीटर को, ठीक है। सो जब ये यहाँ पे 100 मीटर पहुंची, तब ये नीचे गिरने से स्टार्ट हुई, यानी कि जब ये यहाँ पे थी, तो इस समय इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, 0, और सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी में। उसी प्रकार जब ये नीचे को गिर रही थी, तो यहाँ जब ये पहुंच गई एकदम नीचे को, तो नीचे में आपकी जब ये पहुंचने जस्ट स्ट्राइक करने ही वाली थी, तो उस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, और सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में। जिस तरह यहाँ पे आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी एट KE2 इक्वल्स टू 0 होगा, KE2 इक्वल्स टू 0 होगा, और PE3 इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो KE2 और PE3, KE2 ये आपका 0 हो गया और PE3 भी आपका 0 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लिए, यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी KE3 है, ये और कुछ नहीं है, ये EP2 के बराबर है। सो KE3 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट जब वह स्प्रिंग को स्ट्राइक करने वाला था, ठीक है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी अभी निकालेंगे, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द स्प्रिंग, जब ये स्प्रिंग को स्ट्राइक करने वाला था, ठीक है। तो ये जो आपका 4th पार्ट है,
जो आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, इसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। और EP2 अभी आपने पीछे को निकाला है, दिस इज योर EP2। सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर EP2। तो KE3 EP2 के बराबर यानी कि 20 लाख के इक्वल है ये। तो इसे लिख दो 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। सो एंड नाउ एक ये तो आपका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आपको मिल गया। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या थी वेलोसिटी उस समय, ये वेलोसिटी भी तो जाननी है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, ये तो हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी डन, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ यू नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। और यहाँ v या कह सकते हो u क्या है आपका, u3, थर्ड पोजीशन पे आपका पूछ रहा है, तो u3², एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू 20 लाख। इसे सॉल्व करोगे, सो u3² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 20 लाख इंटू 2 बाई दिस यम, और यम की वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट 2000, ठीक है। और फिर फर्दर आप आगे बढ़ोगे तो u3 क्या हो जाएगा, u3 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 200,000 इंटू 2 बाई 2000। और इसे आप सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो इट्स 200,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2,000 और इसका क्या लेना है हमें, स्क्वायर रूट। ओके, इट्स 44.72135, तो कह सकते हो 44.72 अप टू डेसिमल 2 प्लेस अगर आपको लेना है, सो इट्स 44.72 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ का पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। होप ये दोनों पार्ट आपके क्लियर होंगे। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो देखो एक बात ध्यान रखो, जब ये सिस्टम नीचे को आ गया और रेस्ट में आ गया था ये यहाँ पे, तो उस समय इसके अंदर क्या आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। क्यों, क्योंकि रेफरेंस जीरो है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो, जब ये स्ट्राइक कर दिया इसको। तो अब सवाल ये, क्या एनर्जी खत्म हो गई, नहीं। इसलिए सिस्टम क्या था, ये स्प्रिंग और ये सब लेके ये आपका सिस्टम था। स्प्रिंग भी आपकी स्टडी में थी। तो अब स्प्रिंग के जो भी कन्फिग्रेशन बदलाव आया है, भाई थोड़ा सा दबाव होगा, हालांकि यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया गया है साइड को, अगर होगा वो हाइट तो साइड को भी आप यहाँ कंसिडर कर लोगे, बट नेग्लिजिबल है वो, इसलिए आपका बेस ऑफ एलिवेटर शाफ्ट को ही जीरो मान लिया गया। तो अब उसके जो भी कन्फिग्रेशन में चेंज आया, उस कन्फिग्रेशन में चेंज के कारण क्या है, उसके अंदर ढेर सारी एनर्जी स्टोर है। और एनर्जी कितनी स्टोर है, उतनी ही एनर्जी स्टोर है जितनी की इसके अंदर थी अवेलेबल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दिस स्प्रिंग। सो डेफिनेटली आई थिंक आप बता सकते हो, नाउ आप बता सकते हो कि भाई जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द स्प्रिंग इसके अंदर एनर्जी कितनी थी। आपको कि सर वो एनर्जी थी उसके अंदर की पूरी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 20 लाख। तो देखो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, इसका आंसर सीधे सीधे हो गया। इसके अंदर सीधे सीधे हो गया, जो एनर्जी स्टोर थी किसके अंदर, स्प्रिंग में, उसके कन्फिग्रेशन यानी कि संरचना में बदलाव के कारण वो कितनी थी स्टोर, सेम टू सेम उतनी ही जितनी स्ट्राइक करने के जस्ट पहले उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी, दैट इज इक्वल्स टू 20 लाख, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 5। एंड नाउ 6 पार्ट पे चलते हैं। और 6 पार्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिवेटर एंड स्प्रिंग। उसी को घुमा के पूछ रहा है फिर से कि एलिवेटर स्प्रिंग के बीच में यूनिट कितनी एनर्जी है बताइए। तो रीचेज इस मैक्सिमम हाइट, जब यह मैक्सिमम हाइट को प्राप्त किया था, ठीक है। सिस्टम में मैक्सिमम हाइट क्या थी आपकी, 100 मीटर, 100 मीटर। और 100 मीटर के करस्पॉन्डिंग क्या आपने निकाली थी ऊर्जा, ये तो था 2 वाला पार्ट, दैट इज PE2। और PE2 की वैल्यू क्या थी, अभी आपने ये निकाली ना, दिस इज योर PE2। सो डेफिनेटली सेम टू सेम। सो इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या हो गया आपका, 20 लाख। जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे देखोगे इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल गेट PYQs में भी। एंड देन सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन द एलिवेटर रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। अगेन वही कहानी है पहले वाली का ही, तो बस उसको घुमा के पूछ रहा है, इसलिए हमने 2 पार्ट में से लिखा है कि एग्जाम में घुमा के पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एलिवेटर जब अपने मैक्सिमम हाइट पर है तो अगेन उसके अंदर सेम एनर्जी है, ठीक है, when the elevator reaches its maximum height, ठीक है। अब कह रहा है जस्ट बिफोर द एलिवेटर इज स्ट्राइकिंग द स्प्रिंग, तो सीधी सी बात है उस समय इसके अंदर सारी क्या होगी, यही काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि फिर से घुमा के पूछा है, और चूंकि उस समय केवल काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या थी, जीरो थी। देख सकते हो उस समय क्या थी, पूरी की पूरी आपकी काइनेटिक एनर्जी थी,
दिस इज Ke3 ओनली, एट दैट टाइम Ke3 ओनली, सो कोई दिक्कत नहीं है। Ke3 की वैल्यू भी कितनी है आपकी, सेम टू सेम। देख लो, एक ही चीज को हम घुमा घुमा के क्यों लिखे हैं यहाँ, ताकि आप उन चीजों को समझो और एग्जाम में जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछता है तो आप शब्दों में ना फंस जाओ, ठीक है। कैसे भी पूछे आप समझ सको कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। फिर देखो वापस से पूछ रहा है, आफ्टर द एलिवेटर कम टू रेस्ट, जब एलिवेटर रेस्ट में आ गया। ये देखो डी पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर द एलिवेटर कम टू रेस्ट, जब एलिवेटर आपका रेस्ट में आ गया। एलिवेटर जब रेस्ट में आ गया तो सीधी सी बात है, अब इसके अंदर एलिवेटर में तो कोई भी एनर्जी नहीं है, बट सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में कन्फिग्रेशन को चेंज करने के लिए आपकी इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी आके स्टोर हो गई। किसके अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब स्प्रिंग के अंदर कितनी स्टोर है, अभी आप देख सकते हो, लास्ट में हमने आपको बताया ये सेम टू सेम, यानी कि स्टिल 200,000,000, ठीक है। मीन्स उसी चीज को हमने जो ऊपर पढ़ा है आपको घुमा घुमा के फिर से पूछ दिया। सो होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, तो एक बार फिर से इसे रिपीट करके वापस से देख लेना। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया गया 9451707049, या आप कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आगे क्या आप चाहते हो वो भी हमें बताइए। इंटरव्यू में से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब पूछे हुए कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh कैसे होता है, कैन यू शो मी, कैन यू शो मी। तो आप आसानी से कह दो कि भाई सर क्या दिक्कत है, कैसे होता है सर। देखो जो आप DW लिखते हो, DWF DL होता है, तो F क्या होता है, F इज नथिंग बट mg, और DL क्या, कितना हाइट में डिस्प्लेसमेंट किया, h हो गया आपका mgh। कोई पूछे हाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m v स्क्वायर, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो फिर वही कहानी कहोगे सर DW इक्वल्स टू F DL, और F इक्वल्स टू m a dl, और a इक्वल्स टू du by dt into dl, and this dl by dt is u, और जब इससे इंटीग्रेट करेंगे u du को तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, सो डेफिनेटली क्या हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर। और ये क्या है, इस समय जो वर्क करना पड़ा दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। वो किस फॉर्म में स्टोर है अंदर जाके, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कोई पूछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपको कि सर इसमें हम फ्रिक्शन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट को, फ्रिक्शन वाले टर्म को सब जीरो मान लेते हैं, कोई भी दूसरा हम कॉन्सेप्ट नहीं घुसाते हैं। बस अगर ये आपका जीरो है तो उस समय जो भी चेंजेस होती हैं, जब भी आपको फ्री फॉलिंग बॉडी है उसके काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंजेस आ रही हैं, ये आपका जीरो होगा। यही क्या है, मतलब एनर्जी कंजर्व है। जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे गिरेगी उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी गिरेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे में रूपांतरण हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। सो होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। सो चलो आज से लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। सो इतने टर्म्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे सिस्टम की तरफ। आपको बताएंगे क्या होता है सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड इंसुलेटेड क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री एंड मूवेबल बाउंड्री क्या होती है, इन्वर्स क्या होता है, और फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हम देखने चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं सो डेफिनेटली यू विल सी द मैजिक एंड यू विल फील ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से आपको ये रिवाइज कर देते हैं इस न्यूमेरिकल को, फास्ट ट्रैक थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल था ना, इसलिए वापस इसे हम रिवाइज कर देते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो देखो 1 मिनट और रुक जाओ। तो यहाँ ध्यान दो, और यहाँ पे आपका एक एलिवेटर था, वी हैव एन एलिवेटर, मास आपका 2000 kg था, वो 10 मीटर अबव था रेस्ट पे, और उसे 100 मीटर तक ले जाया गया। कुछ वर्क करना पड़ा, ये वर्क भी हम पूछे तो इस वर्क को आप निकाल सकते हो जो भी पोटेंशियल में बदलाव हुआ उसके फॉर्म में, और फिर वह केवल ब्रेक कर गया। ब्रेक करने की वजह से आपका बहुत तेजी से यह बॉडी नीचे को फॉल करने लगी, और एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को स्ट्राइक की जो बेस में आपका प्रेजेंट था सेफ्टी पर्पस के लिए। स्प्रिंग को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि वह एलिवेटर को रेस्ट में रख सके बाय मींस ऑफ कैच मैनेजमेंट टू होल्ड द एलिवेटर एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेशन। एज्यूम कर लिया फ्रिक्शन लेस है प्रोसेस, और स्प्रिंग कंप्रेशन हाइट जीरो है, आपका नेग्लेक्ट करने का कहा, और जी को आपको ये कहा। अब कहता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सब कुछ यहाँ फटाखट देख सकते हो। इस समय इसके अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल होगी कैसे निकालोगे, दैट्स इज mgh, और h क्या लोगे इस समय 10 मीटर, ठीक है। देन सेकंड केस में आपका पूछ लिया कि भाई वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन आप देख सकते हो सेम आपको जो हमने कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज बताए, इसी फार्मूले को आगे हम बहुत डिटेल में और
एक्सपेंड करेंगे और इस पे बेस भी अभी तक जितना बताया इस पे बेस भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कैसे पूछे गए हैं, कैसे इसको आप कॉन्सेप्ट में डालोगे, ये हम आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा बस ओरिजिन आपने पढ़ा, उसमें जूल पेडल एक्सपेरिमेंट था और जूल एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा हुआ था तो डेफिनेटली बहुत आसानी से उसे हम डील कर लेंगे, ठीक है, फीलिंग के साथ। अब यहाँ क्या है आपका W इक्वल्स टू हो गया mgh2 माइनस h1, क्योंकि f होता है क्या mg और हाइट कहाँ से कहाँ तक ले गया h2 माइनस h1 क्या था आपका h1 इज 10 मीटर, सो दैट्स इट, ये आपका क्या हो गया 18 लाख। और फिर हमने आपको बताया कि ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के फॉर्म में भी निकाल सकते थे। पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या है mgh1 और यहाँ क्या होगी mgh2, तो आप कह सकते हो mgh2 माइनस mgh1, तो देख सकते हो ये वही तो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है mgh2 माइनस mgh1, और क्या लिखा है सेम टू सेम वही तो लिखा है mgh2 माइनस mgh1, सो डेफिनेटली वही हमने आपको यहाँ आगे बताया कि वर्क डन आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वर्क डन आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। एंड P2 mg S2 और रिलेटिव पॉइंट क्या था अगेन S3 दैट इज 0, सो इसे ना भी लिखो तब भी काम चलेगा, बट ध्यान में रखना है कि रिलेटिव पॉइंट आप क्या ले रहे हो। सॉल्व किया 20 लाख आ गया। देन पार्ट 4 में आपसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब यह स्ट्राइक करने वाला था, तो जिस समय स्ट्राइक करने वाला था उस समय काइनेटिक एनर्जी जो भी इसके अंदर अवेलेबल थी वो हम कैसे निकालें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के इस इक्वेशन से। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 पॉइंट EP3 माइनस EP2 KE3 माइनस KE2, और KE2 टॉप में जब वो बॉडी गई उसके बाद वहां रुकी तब वो वापस गिरना स्टार्ट की, सो डेफिनेटली यहाँ काइनेटिक एनर्जी टॉप में क्या हो गई 0 हो गई। इस बॉटम जब वो स्ट्राइक करने वाली थी तो अब उसके अंदर उस समय मैक्स काइनेटिक एनर्जी थी, तो उस समय की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 3 वाली 0, तो 2 वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी 0 और 3 वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0, इन दोनों को जब 0 की तो आ गया माइनस EP2 प्लस KE3 इक्वल्स टू 0, या कह सकते हो KE3 बराबर EP2, और EP2 अभी आपने पीछे निकालता है mgh2 से, तो क्या आ गया 20 लाख। इस समय की वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस समय आपकी वेलोसिटी क्या थी, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ mv² होता है, और इस समय u कौन सा लोगे, किसने पूछा तो बस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मतलब वहां तक ये पहुंच गया है, सो हाफ mu3², m की वैल्यू 2000 आपने यहाँ फिल कर दी, ये 2 आपने इधर को भेज दिया और u3² इतना आ गया, u3 के लिए आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, जब आपने इसे सॉल्व किया यू गेट 44.72 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब ये बॉडी सरफेस पे स्प्रिंग के आगे टकराने वाली थी उस समय यह किस वेलोसिटी में थी 44.72, और जब ये टॉप में थी जहां से ये वापस से मुड़ी थी, अगर इस समय कोई वेलोसिटी पूछेगा इस समय वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यह 0 से 44.72 तक कभी पहुंची थी और फिर यह वहां पे जाके टकरा रही थी, ठीक है। एंड देन कुछ और कॉन्सेप्ट देखिए, स्प्रिंग के अंदर कन्फिगरेशन के रूप में एनर्जी स्टोर हो गई थी आपकी, ठीक है। एंड देन ये आपके चारों बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यही आपके पीछे के क्वेश्चंस घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज में हमने देखा कि अलग अलग लैंग्वेज में ये क्या कहना चाहता है। जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या था इसमें, रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, जब यह मैक्सिमम हाइट को रीच किया, बात वही है व्हेन द एलिवेटर रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ऐसे भी कह सकता था और ऐसे भी कह सकता था, ठीक है। और फिर कह रहा जस्ट बिफोर द एलिवेटर स्ट्राइक्स द स्प्रिंग को स्ट्राइक करने के पहले, तो यानी कि यही आपका सेम टू सेम यही वाला है, ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो उस समय सारी एनर्जी उसके स्प्रिंग के अंदर कैसे स्टोर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। एंड आफ्टर द एलिवेटर हैज कम टू द रेस्ट, ठीक है। चलो, सो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। एंड ये वादा है कि हर एक टॉपिक को चाहे जितना भी बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा हो आप फीलिंग के साथ देखोगे। और एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट बता दें, जो भी बच्चा इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज को देखना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, वेट अ मिनट, उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.getechemical.co.in, ठीक है, /package/5 एंड exams.getchemical.com पे भी पा सकते हो, www.getchemical.com पे भी पा सकते हो। एंड किसी भी हेल्प के लिए आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, प्ले स्टोर पे आप चले जाना, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाके आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना तुरंत। ऐप का नाम क्या है, गेट कैमिक इंस्टीट्यूट नाम से होगा, या गेट कैमिक इंस्टीट्यूट लखनऊ लिख के आएगा आपका, गेट कैमिक इंस्टीट्यूट,
सो इस ऐप के बारे में आपको बता दें, ये ऑलमोस्ट 5 एमबी का होगा। इस समय 2 ऐप हमारे वहाँ पे होंगे। सो जो 3 पॉइंट समथिंग एमबी का होगा उसे अभी इंस्टॉल मत करना, वो हटने वाला है, ठीक है? ये अपग्रेडेड फॉर्म आया है हमारे ऐप का। सो अप्रॉक्स 5 एमबी के आस-पास का होगा, इसे आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपके इस ऐप पे भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो, सो चलते हैं, वापस से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।